वाले हैं कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर अरिहंत की बुक से, ठीक है ना। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले हमको 2-3 चीज़ें पता होना चाहिए। होल नंबर्स क्या होता है ना। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स मतलब 0 से इन्फिनिटी तक जो नंबर रहते हैं उनको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं सीरीज लिखूं कि जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स जाएंगे ना, इन नंबर्स को हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स। इन्फिनिटी तक जाएंगे, कोई बहुत सारे नंबर्स आते हैं, उसके बाद बड़े नंबर्स आते हैं, है ना, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट, है ना, ऐसे ऐसे नंबर आएंगे आगे आगे। वो सभी नंबर जो है वो हमारे होल नंबर्स में आते हैं। और 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस मतलब इसके ऊपर हमको करना क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, है ना, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सब चीजें करना है, ठीक है। तो होल नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन अगर आया, है ना, तो तुमको क्या बोलना है कि होल नंबर का जो स्टार्टिंग है वो आता है 0, है ना, ये स्टार्ट होता है। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, बिगिंस फ्रॉम 0, मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट हो, है ना। और एंड कहाँ पे होता है? तो वो इन्फिनिटी पे जाता है, वो एंड ही नहीं होगा, इन्यूमरेबल है। तुम मतलब गिनते जाओगे गिनते जाओगे गिनते जाओगे, खत्म ही नहीं होगा कभी। समझ में आया? तो वो बहुत मतलब बड़ा बड़ा नंबर होते जाएगा, तो खत्म नहीं होता। अब फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से अभी बताया मैंने? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। उसके कुछ लॉज देखना है हमको, मतलब कुछ नियम है, उस नियम को देखना है। अगर कभी एग्जाम में नियम पूछ लिया तो वो भी आना चाहिए। तो फंडामेंटल ऑपरेशन है हमारे पास, वो भी देखेंगे, है ना, फंडामेंटल ऑपरेशंस। और ये फंडामेंटल ऑपरेशन में कुछ लॉज है। तो पहला लॉ दिया है क्लोजर लॉ। क्या दिया है? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मीनिंग होता है कि सीधा सीधा दो अगर एडिशन करें, अगर एडिशन करते तो सीधा सीधा 2 इसका एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करें तो सीधा सीधा 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे कि एडिशन की बात करते हैं, तो एडिशन की बात करें तो यहाँ पे 1 + 2 3 होता है, सीधा है, दो नंबर का एडिशन कर लिया, है ना। 4 + 5 क्या होगा? जैसे कि 4 + 5 है 9 है। तो ऑब्वियस है कि आसपास के जो नंबर है उनको प्लस करके हमको क्या बनता है? बड़ा नंबर मिलता है प्लस करके, है ना। अब यहाँ पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे तुमको ये दिखाई दे रहा होगा कि 1 और 2 आसपास के नंबर है। तो और 1 और 2 आसपास के नंबर मिलने के बाद तुम्हारा क्या, तुमको क्या मिल रहा है? तो उसका एडिशन मिल रहा है, तो उसको एक क्लोजर लॉ बोलेंगे। अब क्या होगा अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में आसपास के नंबर ले, क्या ले? मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? आसपास के नंबर ले। जैसे कि 2 × 3 तो क्या हो जाएगा? 6 हो गया। 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 5 है तो 4 × 5 क्या होगा? 5 4 20। तो इस लॉ को जब पहचानोगे कैसे ये कौन सा लॉ है, तो पहले तो देखो कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है प्रॉपरली। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा वो आसपास वाले नंबर का होगा। यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो आसपास, मतलब 4 के बाद 5 आता है, तो ये आसपास वाले नंबर का एडिशन जो है वो अगर होता है और परफेक्टली एडिशन हो रहा है तो ये क्लोजर लॉ में होगा। समझे? नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। क्या है कम्यूटेटिव लॉ? ये भी हम लोग एक पैटर्न से बता सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ, अगर मैंने एडिशन के वक्त में 2 + 3 किया तो मैं इसको 3 + 2 कर सकता हूँ। मतलब 2 + 3 की भी वैल्यू सेम होती है और 3 + 2 की भी वैल्यू सेम होती है। तो 2 + 3 होता है 5, तो 3 + 2 भी होता है 5। करेक्ट है ना। तो दोनों का भी एडिशन सेम ही होता है, इसलिए हम लोग 2 + 3 है तो उसको 3 + 2 भी बोल सकते हैं। तो ये एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ हो गया कि हम लोग उसको बदल सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, 11 + 7 है तो इसको हम लोग 7 + 11 बोल सकते हैं। तो 11 + 7 हो जाएगा 18, इसका भी हो जाएगा 18। तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। समझे? तो इसीलिए इसको 11 + 7 और 7 + 11 हम लोग बोल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के टर्म में भी सेम है। जैसे कि 3 × 2, 3 × 2 है तो इसको हम लोग 2 × 3 भी लिख सकते हैं। आंसर सेम ही आएगा दोनों का। समझ में आ रहा है? दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिया था 11 और 7, तो 11 × 7 ले लो,
इसको हम लोग 7 इंटू 11 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई देखो 11 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 77 और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 77। सेम ही है, कुछ अलग चीज़ है क्या इसमें? नहीं। सिर्फ ये ध्यान में रखना कि इधर का मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 इंटू 2 है, तो अगर वहाँ पे इसको जस्ट उल्टा करके लिखा है, पीछे वाले को सामने और सामने वाले को पीछे और साइन सेम है, तो वो कम्यूटेटिव लॉ में आ जाएगा। किसमें आएगा? कम्यूटेटिव लॉ में आ जाएगा। दूसरा नेक्स्ट लॉ आता है एसोसिएट लॉ। क्या आता है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के अंदर में पहले हम लोग एडिशन के लिए देख लेते हैं क्या होता है। फॉर एडिशन, एडिशन के लिए क्या होगा? अगर मेरे पास 1 + 2 + 3 है लेकिन ब्रैकेट में 2 + 3 है हमारे पास, मतलब 1 प्लस ब्रैकेट में 2 + 3 है, तो जब तीनों एडिशन मतलब दोनों भी साइन जो देखो है वो प्लस है, दोनों भी साइन जो है वो प्लस है, तो ब्रैकेट में भी प्लस है और बाहर भी प्लस है, तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में इंसर्ट करके यहाँ पे +3 भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। मतलब यहाँ ब्रैकेट है, हमने इसमें इस ब्रैकेट को निकाल के यहाँ पे भी लगा दिया तो भी हमारा आंसर जो है वो वही आएगा जो हमको पहले इसमें पैटर्न में मिलता है। जैसे कि देखते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है बोर्डमास के हिसाब से, तो 2 + 3 हो जाएगा 5 और फिर 1 + 5 हो जाएगा 6। यहाँ पे भी सेम है, 1 + 2 हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3 एज इट इज रहेगा, 3 + 3 हो जाएगा 6। मतलब दोनों का भी आंसर सेम आ रहा है, तो हमारा ये एसोसिएटिव लॉ है। अगर ब्रैकेट यहाँ पे है, तीनों जगह पे प्लस है, तो मैं इधर भी ब्रैकेट लगा सकता हूँ। और हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन का जो लॉ है वो थोड़ा हाँ सेम कर सकते हो। देखो मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लिख के देता हूँ यहाँ पे। पहले एक और एडिशन का एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 5 9 11 ले लेते हैं। तो 5 लेते हैं +9 लेते हैं +11 लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे एसोसिएटिव लॉ लगाना है तो क्या कर सकता हूँ, इस ब्रैकेट को इधर लेके आते हैं दूसरे साइड। तो 5 + 9 में ब्रैकेट लगा दिया, +11 कर दिया। सॉल्व करके देखते हैं एक बार, है ना। तो 5 + 9 + 11 हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। और 20 + 5 = 25। यहाँ पे चेक करते हैं, 5 + 9 = 14 हो जाएगा, है। थोड़ा गलत हुआ है क्या? नहीं हुआ। सो देखो 9 + 5 कितना होगा? 14 हो जाएगा। 14 + 11 और 11, हाँ, तो यहाँ पे भी 25। तो दोनों साइड का जो आंसर है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा लॉ, एसोसिएटिव लॉ जो है वो प्रूव हो रहा है। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम तरीका ही है। मल्टीप्लिकेशन को सेम तरीके से जाएंगे हम, सेम ही करते हैं, 1 × 2 है ना, 1 × 2 × 3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन में भी सेम तरीके से लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3। जैसे कि 1 × 2/3 6, यहाँ पे 2 1 जार 2, अब 6 1 जार 6 और यहाँ पे 3 2 जार 6। देखो दोनों का भी आंसर क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वही ये जो आया एग्जांपल उसको एक बार चेक करते हैं, है ना। 5 प्लस नहीं, मल्टीप्लिकेशन में चेक कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो 5 × 9 और मल्टीप्लाई बाय 11, तो यहाँ पे 5 × 11 9 जा 99 और यहाँ पे 5 9 जा 45 मल्टीप्लाई बाय 11। अब 9 5 जा 45, 5 कैरी 5 लिखा, 4 कैरी, 9 5 जा 45 और 4 49। यहाँ पे देखो 11 5 जा 55, 5 लिखा, 5 कैरी, 11 4 जा 44 और 5 44 और 5 49। तो आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना डायरेक्ट करा में, है ना। सो इस तरीके से हम लोग एसोसिएटिव लॉ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव, या यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से हमको क्या करना होता है, हम लोगों को अगर प्लस ब्रैकेट में है और मल्टीप्लिकेशन बाहर में आया तो क्या करें। जैसे कि यहाँ पे एक ये है, हाँ अभी देखो 4 + 5, ये एग्जांपल था। तो इसमें क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब ये जो ब्रैकेट है ना उसको हम लोगों को 2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कैसे लॉ में क्या करना है कि 2
ये जो 4+5 ब्रैकेट में दिया है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई लगा के। तो क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, पहले क्या करना, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करना, फिर ये ब्रैकेट के बीच में जो साइन है 2 नंबर के बीच में प्लस का वो लगाना, और फिर से 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करना। मतलब हमने क्या करा है, ये जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले नंबर को एक बार मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस लगा के दूसरे नंबर को एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझे क्या है, कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 to the 8 और यहाँ पे 5 to the 10 और 18 है। अब हम लोग अगर इसकी बात करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 + 4 = 9, 9 to the 18। तो देखो दोनों का आंसर भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। सीधा जाओ तो भी सेम, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से जाओ तो भी हमको उसका आंसर मिल रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। यहाँ पे 11 + 7 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इस बार क्या है कि इस बार, है ना, लास्ट में मल्टीप्लाई में दिया है, ब्रैकेट में प्लस है। तो अभी क्या करें, सेम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हम क्या करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। मतलब वैसे टर्म सेम होगा, टर्म जो है वो क्या होगा, सेम ही होगा। उधर तुम 11 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, है ना, बारी बारी से, या फिर तुमको ऐसे लिखना है 5 मल्टीप्लाई बाय 11 चलता है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 वो भी चलेगा, वो भी चल जाएगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। 11 मल्टीप्लाई बाय 5 = 55, 11 5 = 55, 7 5 = 35, है ना। तो 5 + 5 10, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 5 = 9, ठीक है, 90। डायरेक्ट करके देखते हैं, 11 + 7 18 और 18 5 = 90, 18 5 = 90। सो दोनों का भी आंसर हमको सेम ही मिल रहा है, ठीक है। अच्छा अभी क्या होगा ना, यहाँ पे हमारे लॉज जो है वो खत्म हो गए हैं, मतलब जितने काम के हैं तुम्हारे उतने तो है यहाँ पे लिखे। क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब ज़्यादा पढ़ने के नहीं पढ़ने के कारण या अच्छे से नहीं पढ़ने के कारण क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, है ना, फंडामेंटल ऑपरेशंस में क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव को कम्यूटेटिव में डाल देंगे, एसोसिएटिव लॉ में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डाल देंगे, मतलब लिख देंगे गलती से। तो ऐसा होता है, इसलिए प्रॉपरली पढ़ना है और जो पढ़ाया है वही अच्छे से देखना है, ठीक है। एक लॉ के अंदर दूसरा दूसरा नाम नहीं लिखना है, ठीक है। जो लॉ है उसी को अच्छे से पहचान के लिखना है। अब हमको देखना है आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट्स। आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट्स मतलब है कि यहाँ पे ही लिखता हूँ, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट्स। आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट्स मतलब इसका होता है कि अगर, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ, मतलब एडिशन के इसमें स्ट्रक्चर में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ ऐड किया तो वही नंबर है। हाँ वेरी गुड। तो अगर हम लोग एडिशन की बात करें, एडिशन की बात करें तो मैंने 0 के साथ अगर मैं 1 प्लस किया तो 1 ही आएगा, 0 के साथ में अगर 50 प्लस करूँ तो मुझे 50 ही आएगा। यह आइडेंटिटी लॉ है 0 का। मतलब 0 के साथ तुम कुछ भी प्लस करो तुमको क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। 0 निग्लिजिबल हो जाता है ना, निग्लिजिबल होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, फॉर एडिशन। तो इसको मैं बोलेंगे, है ना, यहाँ पे एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होगा एडिशन के लिए, 0 होगा। क्या होगा, 0। मतलब हम लोगों को जो एलिमेंट चाहिए, मतलब जो भी नंबर हम ऐड करते हैं 0 में वही नंबर आएगा यहाँ पे। तो एलिमेंट कौन सा होगा, कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, 0। अब हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर में अगर हम लोग देखें आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कोई भी नंबर तुम मल्टीप्लाई कर दो तो वही आता है, मतलब वो नंबर आता है 1। क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 के साथ कोई भी नंबर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 1 3 हो जाएगा, 1 के साथ में 15 मल्टीप्लाई करूँ तो 15 1 15 हो जाएगा, है ना। तो 1 ऐसा एक एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन के वक्त में 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करे तो वो नंबर आ जाएगा, है ना। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर चेंज नहीं होता या फिर डबल टिबल नहीं होता, वही नंबर आता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी पूछ सकते फॉर एडिशन और फॉर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया, ठीक है। हाँ अब हम लोग जीरोज की प्रॉपर्टीज देखते हैं, वो ध्यान में रखना जरूरी है। हर एग्जाम में ना कुछ एग्जाम्पल ऐसे आए हैं कि 0 के ऊपर कि मतलब मल्टीप्लिकेशन देंगे और उसमें मल्टीप्लाई बाय 0 भी होगा,
तो कुछ प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर में हम लोग देखने वाले हैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, है ना। तो जीरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन वगैरह हम लोग लेते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज हमको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग किसी में जीरो ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो नंबर होगा, जो रिजल्ट आएगा हमको, उस रिजल्ट में कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता। अभी अभी हम लोगों ने उसके आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट में देख लिया है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ वी ऐड अ नंबर if in a zero or we subtract a number है ना, नंबर from zero, the result is the number itself। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई नंबर में जीरो को ऐड करते हैं या फिर जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो नंबर ही आएगा, या फिर उस नंबर को जीरो में ऐड करते हैं, या फिर हाँ, ये नहीं बोल सकते। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया कि हम लोगों को क्या लिखना है कि ऐड अ जीरो चाहिए, ऐड अ जीरो इन अ नंबर चाहिए, इन अ नंबर, थोड़ा गलत हो गया, सॉरी, है ना। इफ यू ऐड अ जीरो इन अ नंबर और वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम अ नंबर, मतलब किसी नंबर में अगर हम लोग जीरो ऐड करें तो, या फिर किसी नंबर में से हम लोग जीरो सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो हमको रिजल्ट वही नंबर आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? वही नंबर आएगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। एग्जांपल्स में अगर मैं 4 में जीरो ऐड कर दूं तो मुझे 4 मिल रहा है। अगर मैं 18 में जीरो ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 18 मिल रहा है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन की बात है। तो अगर मैं 6 में से जीरो माइनस कर दूं तो 6 मिल रहा है, और अगर मैं 18 में जीरो माइनस कर दूं तो मुझे 18 मिल रहा है। मैंने यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया था, नंबर इन जीरो। तो देखो, एडिशन के वक्त में तो ये सेम होता है, तुम नंबर में जीरो ऐड करो या जीरो में नंबर ऐड करो, तुमको नंबर ही मिलेगा। लेकिन इसमें नहीं होगा, सेकंड में सब्ट्रैक्शन के वक्त नहीं होता है। क्या होता है वहाँ पे कि अगर हम लोग जीरो माइनस कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अकेले में, तो वो तो नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर जीरो में से माइनस करे तो माइनस में आंसर आता है, तो वो नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे लिखते समय में थोड़ा सा प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। और भी एक चीज है, दूसरा प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी हमको मिलना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन कर दे जीरो के साथ किसी नंबर से, तो जीरो के साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो उसका रिजल्ट जीरो आता है। ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो क्या प्रॉपर्टी है? प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ जीरो इज जीरो। मतलब किसी भी नंबर का प्रोडक्ट जीरो के साथ जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। जैसे कि इसका एग्जांपल देखें, यहीं पे हमने 4 मल्टीप्लाई बाय जीरो देखना है। देखो 4 प्लस जीरो लिखा था, 4 मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होगा? जीरो। 18 मल्टीप्लाई बाय जीरो 18, हाँ, जीरो आएगा, है ना। तो किसी भी नंबर के साथ अगर जीरो का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो दो हो गए हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई। अब हमारे पास डिवीजन बच गया 4 ऑपरेशन में, तो उसके बारे में देख लेते हैं। अगर मैं जीरो को डिवाइड कर दूं किसी नंबर से, देखो, है ना, क्या बोले? इफ वी डिवाइड जीरो बाय एनी होल नंबर द रिजल्ट इज जीरो, है ना। क्या है कि इफ वी डिवाइड जीरो बाय एनी होल नंबर, बाय एनी
होल होल रोल नंबर नहीं है, होल नंबर, एनी होल नंबर, होल नंबर पूरा, मतलब जीरो से लेके कोई भी नंबर को हम लोगों ने अगर जीरो को डिवाइड कर दिया है ना, तो हमको जो भी रिजल्ट है ना, द रिजल्ट इज जीरो। तो जैसे कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, जैसे कि एग्जांपल में ले लो कि जीरो को पहले डिवाइड करते हैं, जीरो को 10 से डिवाइड करा तो भी जीरो आएगा, है ना, और अगर जीरो को हम लोग 4 से डिवाइड करें तो भी हमको जीरो आएगा। तो बोला सर इसका उल्टा किया तो क्या होगा, इफ यू डिवाइड जीरो बाय एनी होल नंबर से अलावा हम लोग उल्टा करें तो एनी होल नंबर को हम जीरो से डिवाइड करो तो इन्फिनिटी आता है, नॉट डिफाइन आता है, मतलब डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि जीरो इतना छोटा, उसका कोई ये ही नहीं है ना, अकेले में कौन सा टेबल बोलोगे जीरो के इसमें, तो इन्फिनिट नॉट डिफाइन आता है। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जीरो को अगर किसी नंबर से डिवाइड कर दे हम, तो उसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। क्या आएगा, उसका आंसर जीरो आएगा, ठीक है। नहीं, मैंने अभी बोला तुमको कि 10 को अगर जीरो से डिवाइड करें तो यहाँ पे आंसर नॉट डिफाइन आता है या इन्फिनिटी आता है। नॉट डिफाइन लिखता हूँ, नॉट डिफाइन मतलब यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, समझे, यहाँ पे आंसर तुम्हारा नहीं आएगा। अगर जीरो को 10 से करा, देखो जीरो को 10 से डिवाइड कर रहे तो आंसर जीरो आएगा, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आएगा कंसेप्ट। अब और एक चीज है कि अगर हम लोग जीरो पावर में लिखे किसी भी नंबर के, कोई भी होल नंबर ले लो, होल नंबर नहीं बोल सकते, जीरो के पावर में नहीं आता, नहीं लिख सकते, कोई भी नंबर ले लो, कोई नेचुरल नंबर ले लो, हाँ वन ले सकते, नेचुरल नंबर है। तो अगर हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर ले और उसके पावर में जीरो करें, लिखे पावर में जीरो लिखे, पावर पता है जैसे स्क्वायर लिखते पावर में तो जीरो लिखते हैं, तो पावर में जीरो लिखे तो हमको उसका आंसर जो है वो आता है वन, उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा वन। तो देखो मैं लिखता हूँ, 10 के पावर में जीरो लिखो वन, तुम 100 के पावर में, 1000 के पावर में जीरो लिखो, आंसर उसका वन आना है, ठीक है। किसी के भी पावर में जीरो लिखो, तो यहाँ पे फोर्थ यह है कि इफ पावर ऑफ एनी नंबर, अगर किसी का पावर जीरो है, इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का जो वैल्यू होगा, है ना, ऑफ दैट नंबर विल बी वन, उसका वैल्यू, ये याद रखना, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं कि अगर मैं 1 के पावर में जीरो लिख दूं तो इसका आंसर 1 आता है, अगर मैं 4 के पावर में जीरो लिख दूं तो भी इसका आंसर 1 आएगा। समझ में आया। तो जब भी ऐसा कभी देखो, एक डिग्री नहीं है, 1 है पावर में, तो जब भी ऐसा चीज आएगा तुमको पावर में जीरो मिले तो उसकी वैल्यू 1 होगी। समझ में है, समझ में आया। अच्छा, अभी अगर सपोज एक कंसिडर करें कि इफ x टू द पावर जीरो, मतलब x एक नंबर है, सपोज x एक नंबर है और उस नंबर के पावर में जीरो है, तो क्या आंसर आएगा उसका, 1। इसका आंसर हमको 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 1, इफ x इज अ नंबर, अगर x नंबर है तो, समझे, ठीक है। तो उसका भी हमको क्या मिलेगा, आंसर 1 ही मिलेगा। 0 1 नहीं रहता, 0 टू द पावर जीरो नहीं, वो लिख नहीं सकते ना, जीरो का पावर क्या आएगा, जीरो ही है, वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर है, मतलब नंबर जीरो नहीं तो वहां पे बोल नंबर लिखता ना, मैं नंबर क्यों लिखता। तो यहाँ पे कोई भी नंबर अगर तुमको मिले, क्या नहीं है ना, हाँ, तो कोई भी अगर नेचुरल नंबर ले लो, है ना, कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर, तो उसके पावर में जीरो लिखेंगे तो जीरो आता है, ठीक है। चलो, अब हम लोगों को ये तो जीरो की प्रॉपर्टीज हो गई, है ना। अब हमको देखना है 1 की प्रॉपर्टीज। क्या देखना है, 1 की प्रॉपर्टी। तो भाई अभी अभी हम लोगों ने वो देखा था, क्या एलिमेंट, उसमें वही प्रॉपर्टी है, 1 के साथ अगर कोई मल्टीप्लिकेशन करे तो वही नंबर आता है, बस यही प्रॉपर्टी है 1 की, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 के अंदर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखो लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या है, कोई भी नंबर, जैसे कि अगर मैंने 18 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया तो मुझे 18 ही मिलेगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया तो मुझे 13 ही मिलेगा। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा कि जो भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तुमको वही नंबर आना है। क्या आना है, वही नंबर आना है जिस नंबर से मल्टीप्लाई।
तुम बोलोगे सर 0 से मल्टीप्लाई करा था, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या होगा 0, क्या होगा 0, है ना। तो 0 से अगर मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया हमने तो आंसर आएगा 0, ठीक है। अब हम लोगों को कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट देखनी है ना, डिवीजन के ऑपरेशन के लिए, कि बड़े बड़े नंबर है और हम लोगों को देखना है बहुत कम समय में कि कैसे कौन सा नंबर उसको डिवाइड करता है। या फिर पूछ लिया तुमको कि क्या बड़ा नंबर है और उसको 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो उसका आंसर तुमको निकालना है। तो उसके लिए हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना जरूरी होता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या लिखता हूँ? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है, इसमें हमको कुछ मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ों का ही देखना होता है, जो हम लोगों को 10 11 तक हम लोग देखेंगे तो भी बहुत है, ठीक है, इतना ही पूछते हैं, इससे आगे हम लोगों को नहीं पूछते। तो सबसे पहले हम लोग किसकी टेस्ट के बारे में देखेंगे? 2 की टेस्ट के बारे में, कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 क्या होता है। मतलब ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो, ठीक है। तो 2 से डिवाइड होने वाले ऑल इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर होंगे वो सभी इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। व्हाट इज बाय इवन? इवन मतलब जिसके यूनिट डिजिट पे 2 हो, जिसके यूनिट डिजिट पे 2 है, 0 है ना, 0 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सभी यूनिट इवन नंबर होते हैं। तो जितने भी इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होते हैं। अगर करके देखा जाए तो जैसे कि 12 है, 12 इवन नंबर है क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 2 है। तो अगर मैं 12 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो 2 6 12, देखो परफेक्ट डिवीजन आ रहा है ना। तो अगर वो पता करना है 2 से डिवाइड होता ही नहीं होता है, तो वो इवन नंबर होना जरूरी है। और इवन नंबर कौन से होते हैं? जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 हो। समझ में आ रहा है? अब दूसरी डिविजिबिलिटी टेस्ट है, वो है 3 की। किसकी है? 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ये भी बहुत जरूरी है। तो जब भी कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है ये देखना होगा, तो क्या करना, जो नंबर का डिजिट पे होने वाले नंबर का प्लस, है ना, कोई डिजिट पे अगर नंबर है, उस डिजिट पे होने वाले जो नंबर है उनका प्लस अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। वो नंबर भी क्या होगा? 3 से डिवाइड। देखते हैं, कोई यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर is divisible by 3, then the number divisible by 3, the number divisible by 3। मतलब अगर वो मतलब उसकी सब डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा 3 से। तो देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, 5 है और 4 है, ये नंबर है 3, है ना, ये वाला नंबर है। तो हम लोग एक 3 डिजिट का नंबर हमने ले लिया। अब इसमें देखते हैं कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हम एक काम करेंगे, 3 + 5 + 4 करके देखते हैं, है ना। अब इसका प्लस अगर हो गया 3 से, तो 5 + 4 9, 9 + 3 = 12, तो 12/3 और 3 4 = 12। तो इसका मतलब ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, तो ये भी परफेक्टली डिवाइड होगा, है ना। तो बस प्लस अगर परफेक्टली डिवाइड हो जाए 3 से उसके डिजिट के सम का, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। और एक डिविजिबिलिटी टेस्ट है फोर्थ, है ना। फोर्थ का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा? तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, पहली बात तो वो इवन नंबर होने चाहिए, और इवन नंबर होने के बाद उसके लास्ट 2 डिजिट, कोई भी मतलब बड़ा नंबर है तो बड़े बड़े नंबर में उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हो गया तो, है ना, लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट ऑफ एन इवन नंबर is divisible by 4, then a number divisible by 4, then a number divisible by 4। मतलब अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट, इवन नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी
अच्छा, लास्ट 2 डिजिट देखने हैं तो लास्ट 2 डिजिट किसके देखने, इवन नंबर के। अगर कोई ऑड नंबर आ गया और बोले कि ये 4 से डिवाइड होता है क्या, चेक करो, नहीं होगा, 4 से डिवाइड इवन नंबर ही होगा। तो ऐसा इवन नंबर जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसमें से हम लोग एक को चेक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है 5632, 5632, ठीक है ना। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड हो गए 4 से, तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। जैसे कि 32 है, तो 32 को मैं 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 8 जा 32, परफेक्ट डिवीजन मिल रहा है लास्ट के 2 डिजिट नंबर में, तो इसको भी डिवाइड होगा। चेक करना है, करके देखते हैं चेक, है ना। 56 32, ओके। तो 4 1 जा 4, सॉरी यहाँ पे 4 चाहिए 1, और ये 6, 4 4 जा 16, अब ये 3 नीचे आएगा, तो 4 0 0, क्योंकि 3 छोटा है ना, अब यहाँ पे 3, और ये 2 आएगा, तो 4 8 जा 32। देखो परफेक्ट डिवीजन मिल रहा है यहाँ पे, है ना। क्या मिल रहा है, परफेक्ट डिवीजन। तो यही है 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि लास्ट के इवन नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर क्या हो, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर, चाहे वो कितने भी डिजिट का क्यों ना होता हो, 6 है डिजिट, 7 डिजिट का क्यों ना हो, वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया। चलो अभी अब आगे की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं पहले। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोगों ने क्या करा था, अभी अभी 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा, अभी हम चेक करेंगे 5 का। 1 2 3 हो गए, 5 का देखेंगे। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा भाई, बहुत इजी है ना। 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमको पता है ना, ऐसे नंबर जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 और 0 आए वो डिवाइड होता है। जैसे 10 होता है, 15 होता है, ये डिवाइड होते हैं 5 से, तो हम वही लिखेंगे, है ना। तो नंबर हैविंग 5 और 0 on its unit place, यूनिट्स प्लेस, उसके प्लेस में 5 और 0 अगर है, तो वो नंबर क्या होता है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। पूरा नहीं लिखता अभी। द नंबर हैविंग 5 और 0 ऑन इट्स यूनिट प्लेस, ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे, वंस डिजिट पे 0 या 5 है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। कितना भी नंबर हो, 5 3 5, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है ना, तो इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड होगा। जैसे कि देखते हैं, 5 3 5, 5 1 5, तो यहाँ पे 0, 3 नीचे आएगा। अब 5 0 0, 5 0 5 0, यहाँ पे 3, क्योंकि 0 क्यों लिया, 5 से 3 छोटा है ना, इसलिए। और ये 5 आएगा यहाँ पे, तो 5 7 35, ये हो गया परफेक्ट डिवीजन, है ना। 0 वाला टर्म ले ले दो, है ना, 7 8 0, तो 5 से करोगे तो भी ये नंबर, है ना, यहाँ पे 0 है, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। और अभी 5 होने के बाद हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 6 है, मतलब 6 से किस किस टर्म को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो देखो, जैसे हमने 3 का देखा था, तो जिसका भी मतलब जिस नंबर का सम 3 से डिवाइड होता है, लेकिन वो नंबर हमको इवन नंबर चाहिए। क्या चाहिए, इवन नंबर। तो हम लोग लिखेंगे इवन नंबर, an even number which is divisible by 3 is also divisible by 6। मतलब ऐसा इवन नंबर जिसको 2 से डिवाइड हो, इवन नंबर होता है। तो ऐसा इवन नंबर जो 3 से डिवाइड हो, उसको 6 से भी डिवीजन होता है, उसको 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया 4 5 5 4, इसको चेक करना है। तो पहले तो ये इवन नंबर है, 4 है यूनिट प्लेस पे, पहला नंबर।
दूसरा नंबर ये 3 से डिवाइड होता है नहीं होता ये चेक करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड होता है नहीं होता ये चेक करने के लिए हमको इसके डिजिट का सम करना होता है और इस सम को 3 से डिवाइड होता है नहीं होता ये चेक करना होता है। तो 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 4 इज 18, तो 18 और यहाँ पे 3 है और 3 9 18 होता है अरे 3 6 18 होता है, सो के मत रहो, है ना। 3 6 18, 3 6 18, इसका मतलब हमको यहाँ पे परफेक्टली डिवीजन मिल रहा है ना। तो अगर ये इवन नंबर है उसका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, और अगर इवन नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। वो क्या होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं डिवीजन करके, है ना। 4 5 5 4 ये नंबर है, इसको हमको 6 से डिवाइड करना है ना, 6 7 = 42, 5 - 2 इज 3, यहाँ पे 0 आएगा और ये 5 ऊपर का नीचे आएगा। अब 6 5 = 30, 5 नीचे आएगा और ये 0, 4 6 9 = 54। तो यहाँ पे हमको 6 का पूरा डिवीजन मिला है, परफेक्ट, है ना। तो क्या बोल रहा है नियम, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोल रहा है कि अगर, है ना, अगर कोई इवन नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखना है डिविजिबिलिटी बाय 8, यहीं पे लिखता हूं 6, 8 का डिविजिबिलिटी हमको लिखना है। 8 का डिविजिबिलिटी जैसे हमने 4 का लिखा था, लास्ट के 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिवाइड हो तो 4 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट नंबर लेना है ना। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसके लिए 8 के लिए, है ना, लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर is divisible by 8, then the number is divisible by 8, is divisible by 8। मतलब अगर कोई नंबर है उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गए तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 3648 ये नंबर है ना। अब इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते क्या ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं। तो अगर ऐसा है तो 648 है, 8 से डिवाइड होता है नहीं है, चेक करना है। अच्छा ये तो 4 ही डिजिट का है, तुम बोलोगे सर ऐसा करने से डायरेक्ट क्यों नहीं करते। देखो 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट आ गया तो हमको ये नियम को, है ना, नियम को यूज करना होता है। तो उतना क्यों कौन करेगा लंबा सा डिवीजन, तो वहां पे ये यूज होगा। तो यहाँ पे देखो 8 8 = 64 और ये 8 आया यहाँ पे, 8 1 = 8, तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, परफेक्टली डिवाइड हो रहा है इसको, है ना। तो यहाँ पे ये जो 3648 नंबर है वो भी परफेक्टली डिवाइड होगा 8 से। ठीक है ना, हम एक काम करते हैं, हम इसको चेक करते हैं 3648 को कि क्या ये, है ना, क्या ये 3648 होता है क्या 8 से डिवाइड, देखते हैं। 3648 8 से डिवाइड होता है, अब देखते हैं। 8 4 = 32, है ना, 6 - 2 इज 4, यहाँ पे 0, अब 4 आएगा ऊपर से नीचे, है ना। तो क्या होगा 8 5 = 40, 8 5 = 40 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा और ये 8 6 = 48। तो है ना, तो हमारा जो नियम हमको मिला, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट मिली वो सही है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो हमको 8 से तो डिवाइड हो रहा है नंबर, तो अगर हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होना चाहिए। हमने वो भी चेक कर लिया होता है या नहीं होता, तो हमारा वो भी सही आ गया, है ना। ये नंबर 8 से डिवाइड होगा इस नियम के हिसाब से। अब हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9। क्या देखने वाले हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने वाले। तो 9 का 3 के जैसे ही होता है, जो भी नंबर के डिजिट से उसको सम करो और 9 से डिवाइड हो जाए वो नंबर, वो सम, तो इसका मतलब है वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है ना। सो इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज divisible by
divisible by 9, then the number is divisible by 9। मतलब अगर सम डिवाइड हो गई है ना, किससे? 9 से, तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 39681। 39681 चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले प्लस करते हैं। 3 + 6 + 8 + 1 अपॉन में 9 है ना। 9 से डिवाइड होता है क्या सब? यही चेक करना है हमको हमारे नियम के हिसाब से। तो 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 + 8 26, 26 + 1 27 और 9 3 जा 27। यहाँ पे तो परफेक्ट जो प्लस है वो डिवीजन परफेक्ट मिल रहा है। अब हमको ये चेक करना है क्या इस नियम के हिसाब से नंबर भी डिवाइड होगा। तो चेक करते ये नंबर 9 से डिवाइड होता है नहीं होता। तो यहाँ पे 39681 ये 9 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 तो छोटा है, 13 आएगा। 9 4 जा 36, यहाँ पे 9 - 6 is 3, यहाँ पे 0, फिर से 9 4 जा 36 है ना, 0 0। अब ये 8 अकेला आएगा ऊपर, तो 9 0 0 होगा, 8 लिखेंगे। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, यहाँ पे 9 अच्छे से लिखते। ओके, 9 9 जा 81, तो 4409 ये हमारा आंसर आता है। परफेक्ट डिवीजन हमको मिल रहा है यहाँ पे। तो जो हमने यहाँ पे आज टेस्ट पढ़ी 9 की, वो हमारी सही प्रूफ हो रही है ना। चलो अब हमको देखना है 10 की। तो 10 की तो मुझे लगता है सबसे इजी में ही आते हैं, है ना। इजी टेस्ट आती है कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो वो 10 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखता है ना। द नंबर हैविंग 0 ऑन इट्स यूनिट प्लेस, है ना। जो यूनिट प्लेस मतलब ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो जाए वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर है, जैसे कि एग्जांपल ले लो 3710, तो देखो इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। अब इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको पहले से ही पता है कि ये 10 से डिवाइड होता है। अब डिविजिबल बाय 11, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? तो 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि इसके इवन डिजिट के नंबर प्लस करो, इसके ऑड डिजिट के नंबर प्लस करो, और जो भी प्लस करे हैं इधर भी और इधर भी, इवन और ऑड में जो प्लस करा उन दोनों का डिफरेंस निकालो। जो भी डिफरेंस आएगा, एक तो वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं तो वो 0 रहना चाहिए। अगर 0 या 11 से डिवाइड होने वाला होगा तो वो पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो लिखते हैं डेफिनेशन इसका क्या है। इफ द सम्स ऑफ digit at odd and even, इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग ऑड डिजिट और इवन डिजिट के सेपरेटली, ऑड के सेपरेटली, इवन के सेपरेटली प्लेसेस के सम करे, क्या करे? सम करे, है ना। तो इवन प्लेसेस आर इक्वल by a number divisible by 11, then the number is divisible by 11। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों डिजिट के सम, है ना, जो प्लेसेस के ऑड और इवन डिजिट के सम्स अगर क्या होते हैं? इक्वल बाय अ नंबर, डबल लिख दिया मैंने नंबर को। ठीक है, तो ऐसा लिखने से अच्छा ये काम करते हैं। इफ द सम्स ऑफ डिजिट एट ऑड एंड इवन प्लेसेस आर subtracted and the result is divisible by
the result is divisible by 11, 11, 11, then the or देखो the result is divisible by 11 or 0, then the number is divisible by 11। ये थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस की सम करें और उनका डिफरेंस करें, उनका उस सम का क्या करें, डिफरेंस करें, सबट्रैक्ट करें, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट 11 से डिवाइड होना चाहिए या फिर वो 0 होना चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे और नहीं, और देखो डिविजिबल बाय 11, रिजल्ट इज 0 और डिविजिबल बाय 11 पे रिजल्ट इज ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं, रिजल्ट इज 0 और डिविजिबल बाय 11, देन हाँ अब ठीक है। तो क्या बोला है कि अगर सम करे और फिर उसका डिफरेंस निकाले तो वो डिफरेंस 0 आना चाहिए, अदरवाइज वो ऐसा नंबर आना चाहिए जो नंबर 11 से डिवाइड हो, तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। अब चेक करते हैं इस डिविजिबिलिटी टेस्ट को कि क्या बोलना है इसका। जैसे कि एक नंबर दिया है अच्छा सा बुक के अंदर, बोल रहा है कि 3 2 4 5 6 8 2, बढ़िया नंबर है। ठीक है, अच्छा इसके अभी ऑड प्लेसेस कौन सी होगी, 1 है, 3 4, देखो यहाँ पे 1 6 4 2, ये हो जाएगा ऑड प्लेस, है ना। तो हम क्या करेंगे, दो में इवन प्लेस का सम निकालेंगे इधर और ऑड प्लेस का सम निकालेंगे इधर। ठीक है, तो ऑड प्लेस इवन प्लेस पहले कौन से देखते हैं, तो 8 है, 4 नंबर पे 5 है ना, 6 नंबर पे 2 है, तो ये हो गए ऑड, तो सॉरी इवन हो गए, है ना, 2 पे 4 पे 6 पे, ये इवन नंबर, इवन डिजिट पे हो गए नंबर्स, इनका प्लस करते हैं। तो 8 + 5 13, 13 + 2 15, है ना, दोनों का क्या होगा 15 हो गया। हाँ बोलो, 5 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, लेकिन डिजिट कौन सा है, 4th डिजिट है। तो डिजिट क्या होना चाहिए, देखो क्या लिखा मैं, ऑड एंड इवन प्लेसेस, डिजिट कौन सा होना चाहिए, डिजिट कौन सा होना चाहिए, मतलब डिजिट प्लेस कौन सा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इसका डिजिट देखो, यहाँ पे ये 2 डिजिट पे सेकंड 10th डिजिट इवन नंबर है ना, ये 4th डिजिट है, ये 6th डिजिट है, तो उस डिजिट पे वो नंबर होना चाहिए, चाहे वो ऑड हो या चाहे वो इवन हो। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आ गए। अब ऑड डिजिट पे कौन से नंबर है यहाँ पे, तो 1 ये ऑड डिजिट है तो 2 लिखा, है ना, 3 पे 6 है ना, 5 पे 4 है, 5 डिजिट पे 4 है, 5th डिजिट पे 4 है, और यहाँ पे है ना 7 डिजिट पे 3 है तो 3 लिखा। अब इनका प्लस करते हैं, 6 + 2 = 8, 8 + 4 = 12, 12 + 3 = 15। तो देखो यहाँ पे दोनों का 15 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग ले, है ना, इन दोनों का क्या निकाले, डिफरेंस निकाले, तो हमको 15 - 15 आता है। तो अगर 15 - 15 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होता है, पूरा नंबर 11 से डिवाइड होता है। समझ में आ रहा है। अदरवाइज अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर कुछ, मतलब क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस अगर कुछ और आ गया, मतलब 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, जो 11 के टेबल में आए वो भी नंबर 11 से डिवाइड होगा, वो भी नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। बाकी का जो भी इंट्रोडक्शन है थोड़ा बच गया है, मतलब थोड़ा नहीं है, यहाँ पे मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। 1-2 एग्जाम्पल लेंगे और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज रुकते हैं यहाँ पे।